महादेव के भोलेपन को मुक्ता समझने की मुक्ता कर दी थी मरुस्थी ने। महादेव की पूर्व निर्धारित योजना अनुसार मंत्र सम्राट तिल्ली पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व ही टकरा गया मरुस्थी ग्रह पर दैत्यराज मरुस्थी से। तिल्ली के रहते पृथ्वी को गुलाम बनाने के तेरे कुछ इरादे कभी सफल नहीं होंगे। मूर्ख, मरुस्थी को मार पाना अब देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। भटाक। पृथ्वी पर आधिपत्य पृथ्वी की हितैषी की मृत्यु के बाद ही होगा। इस पर मेरे मंत्र को प्रभाव क्यों नहीं हुआ? मारक मंत्र का प्रयोग करता हूँ इस पर। ओम ध्योम फट स्वाहा। जिसे सर्वश्रेष्ठ दिव्यास्त्र भी नहीं मार सके उसको भला ये मंत्र क्या बिगाड़ लेगा। इस पर तो वाकई मारक मंत्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु आसपास की वनस्पतियां मंत्र के प्रभाव से क्यों मुरझा गईं? मरुस्थी अब विजयी है, मरने को तैयार हो जा मांत्रिक। एक कारण समझ आ रहा है, पता लगाने का एक ही मार्ग है। ओम वनस्पत्य प्राकृत्य स्तंभनाय फट्ट। ये क्या हो रहा है? ग्रह की सारी जड़ वनस्पतियां सूख रही हैं। जल प्रपात व तरंगताल सूख रहे हैं। ये ग्रह बंजर हो रहा है। ये स्तंभन मंत्र का कमाल है। स्तंभन मंत्र इस ग्रह को बंजर बना रहा है। मैं समझ गया था कि तेरे प्राण इस ग्रह की प्रकृति में संचित हैं, जिसका प्रमाण है इस ग्रह के बंजर होते ही तेरा शरीर भी जीर्ण शीर्ण होकर गिर गया है। मेरा स्तंभन मंत्र इस ग्रह पर अब किसी भी प्रकार की प्रकृति को उपजने नहीं देगा, और जब तक प्रकृति उपजेगी नहीं तो तू पुनः जीवित भी नहीं हो पाएगा। महादेव जानते थे कि जिसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, उस मरुस्थी को सिर्फ तिल्ली की मंत्र शक्ति ही परास्त कर सकती थी। इसलिए ऐसे योग बने कि तिल्ली और मरुस्थी का इस ग्रह पर आमना सामना हो गया। कहने को ये घटना इतनी छोटी और नगण्य थी कि इतिहास में इसकी कहीं भी उल्लेख इससे पूर्व नहीं किया गया। तिल्ली मरुस्थी ग्रह से पृथ्वी पर चला गया। युगों तक मरुस्थी ग्रह की धरती पर यूं ही बंजर पड़ी रही। कुछ समय पूर्व तक से तुम्हारा क्या मतलब है? अभी यहाँ कौन सा नखलिस्तान नजर आ रहा है? शायद तुमने चारों ओर फैले इन गगनचुंबी अस्थि पठारों को ध्यान से नहीं देखा वंडरमैन। अस्थि पठार कई युगों के बीतने और ब्रह्मांड में तामसिक ऊर्जा बढ़ने से तिल्ली का मंत्र अब कमजोर पड़ रहा है। यानी इस ग्रह पर पुनः प्रकृति पनपने वाली है। मरुस्थी की अस्थियां इसी ग्रह के गर्भ में दबी हुई हैं, जो कि इस ग्रह पर प्रकृति के एकमात्र बचे रूप धरा के रूप में अस्थि पठार बनकर ब्रह्मलोक तक पहुंचने की चेष्टा कर रही हैं। यदि इन अस्थि पठारों ने ब्रह्मा जी की कमंडलू में स्थित सृजन शक्ति का स्पर्श कर लिया तो इस ग्रह पर पुनः प्रकृति का सर्जन आरंभ हो जाएगा और एक बार फिर जीवित हो जाएगा दैत्यराज मरुस्थी। यदि ऐसा हुआ तो कोई मंत्र शक्ति भी अब की बार उसे रोक नहीं पाएगी। प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब सॉल्यूशन बताओ। जैसे कि आप दोनों जानते ही हैं कि आपकी स्पर्धा 5 चरणों में होगी। 5 में से जो भी 3 चरण जीत लेगा वो विजयी होगा। स्पर्धा के प्रथम चरण में आपको इस ग्रह के गर्भ में दबी मरुस्थी की अस्थियों को विखंडित करना है। अस्थियां विखंडित करते ही मरुस्थी का अस्तित्व सदा के लिए इस ब्रह्मांड से मिट जाएगा। जो सर्वप्रथम अस्थियां विखंडित कर लेगा वो इस चरण का विजेता बनेगा। ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं लगता? करने से कहना आसान है वंडरमैन। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। मेरी गायब होते ही आपकी स्पर्धा शुरू हो जाएगी। युगम धरती अस्यः। युगम गायब मतलब काउंटडाउन शुरू। स्पर्धा आरंभ करते ही नाभिकीय वीर मेरी शुभकामनाएं। अरे अस्थियां तो धरती के नीचे ढूंढनी है, ये आसमान की ओर क्यों उड़ रहा है? खैर मुझे क्या, मुझे तो धरती के गर्भ में पहुंचना है और इसके लिए मेरा परफोरेटर 16 सूट बिल्कुल उपयुक्त है, जिसे मैं सूक्ष्म रूप में अपनी बेल्ट में रखकर ले आया था। परफोरेटर 16 एक्टिवेट। प्रचंड प्रचंड परमाणु परमाणु। युगम धरती अस्या। मरुस्थी की अस्थियां इस ग्रह के गर्भ में फॉसिल के रूप में ही होंगी। परफोरेटर सूट में फिट एनालाइजर किसी भी फॉसिल का माइक्रोस्ट्रक्चर कंपोजिशन रीड कर सकता है, जिससे मुझे सही जानकारी मिल जाएगी कि इस पूरे ग्रह पर मरुस्थी की अस्थियां कहां स्थित हैं। एनालाइजर फॉसिल की करेक्ट लोकेशन बता रहा है।
परमाणु ने मरुस्थी की अस्थियां लोकेट कर ली। परमाणु तो तेजी से गंतव्य की ओर बढ़ रहा है, प्रचंडा कहाँ है? परमाणु परमाणु पर यह क्या? वाकई परमाणु मरुस्थी की अस्थियों तक पहुंचने को है। प्रचंडा तो परमाणु से पहले ही मरुस्थी की हड्डियों तक पहुंच चुका है, पर उन्हें नष्ट भी कर चुका है। इसका तात्पर्य प्रचंडा स्पर्धा का प्रथम चरण जीत गया है और परमाणु को मिली है प्रथम पराजय। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। मृत्यु से परे भाग 1। यह तो दानव है, परंतु पृथ्वी पर से युगों पूर्व दानवों का उन्मूलन कर दिया गया था। यह दानव हमारी सहायता क्यों कर रहा है? पहले शूद्र ग्रह रूपी पाषाण राक्षसों को हमला, और अब यह दानव तामसिक शक्तियां एक एक करके पृथ्वी सिर उठा रही हैं। दानव विश्वास करने योग्य जाति नहीं है, तभी युगों पूर्व ऋषि यौगिक ने उन्हें पृथ्वी से निष्कासित कर दिया था। फिलहाल किसी निष्कर्ष पर तक पहुंचना ठीक नहीं होगा। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। अब विजय है सर्वशक्तिमान भीम का अडेग चटनी बना देगा। वो मनुष्य, उसे दंड कैसे प्राप्त हुआ? इस दानव का भी वही हश्र करो जो बाकियों का किया है। सर्वप्रथम उस मनुष्य का हाथों से दंड छुड़ाना होगा। यह दानव तो मेरी ही ओर बढ़ रहा है, रक्षा करे भगवान। अब समय आ गया है वत्स कि हम तुम्हें अपने समक्ष बुलाएं। ओह, यह तो वायु विलीन हो गया। कहाँ गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया वो मानव? उसके हाथ से वो दंड छीनना अत्यंत आवश्यक है। उस मानव के दंड सहित गायब होते ही वो सभी निष्क्रिय हो गए हैं, पर यह इस मुसीबत के स्थायी समाधान नहीं है। अभी तो ये सभी उस दंड के आदेश से बंधे हुए हैं। अगर ये दंड के प्रभाव से मुक्त हुए, फिर तो ये देवताओं के वश में भी नहीं आने वाले। ऊपर से मानवों ने पृथ्वी के संपूर्ण गर्भ में भूमिगत निर्माण कर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। समय कम है, मुझे शीघ्र ही कुछ समाधान करना होगा। क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद इस दानव से भयभीत होकर मसीहा भाग गया है और मसीहा के भागते ही पाषाण राक्षस निष्क्रिय हो गए हैं। मसीहा इतने समय से भागने वाला तो नहीं है, बात कुछ और ही होगी। ओह, क्या हुआ त्रिलोका? तुम्हें फौरन मेरे साथ चलना होगा धनंजय। लेकिन यहाँ की स्थिति संभालने के लिए बाकी लोग हैं। फिलहाल हमारा कहीं और पहुंचना जरूरी है। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली। मेरा तो प्रोसेसर ही घूम गया है। हमारी सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह गई है। जिस एस्टेरॉइड बेल्ट में पृथ्वी की ऊपरी परत को धूल बनाकर उड़ा देने की क्षमता थी, उसने बहुत मामूली नुकसान किए हैं। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी से टकराने से ठीक पूर्व इस एस्टेरॉइड बेल्ट ने अपनी गति और मार क्षमता दोनों का ही स्तर न्यूनतम कर दिया। सबसे बड़ी चिंता का कारण यह है कि सभी ब्रह्मांड रक्षकों का अचानक गायब होना और इन एस्टेरॉइड का दानवाकार रूप लेकर विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों पर हमला करना। यह मसीहा कौन है भाई? इसके पास इन एस्टेरॉइड दानवों को कंट्रोल करने की पावर कहां से आई? महानगर और राजनगर के मध्य स्थित प्राचीन नगरों की भूमिगत खंडरों से। कुछ वर्ष पूर्व भी ऐसी ही कोशिश कर चुका है किसी परग्रह शक्ति को चुराकर। इस बार उसके हाथ कहीं अधिक खतरनाक चीज लगी है। CNN यानी क्राइम न्यूज नेटवर्क का चीफ, जिसे दुनिया में घट रहे हर अपराध की खबर रहती है, फिर चाहे वो पॉकेट मार जितना छोटा मोटा ही अपराध क्यों ना हो। तुम कौन हो? CNN को मैंने बुलाया है। ब्रह्मांड रक्षकों के अचानक दुनिया से गायब हो जाने के बाद हमें अतिरिक्त सुपर पावर्स की जरूरत है। तो उसके लिए विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक है ना। हम अपराधियों पर भरोसा करने का रिस्क नहीं ले सकते। प्रोबोट, सवाल पूरी दुनिया को बचाने का है। सही कहा, सवाल पूरी दुनिया को बचाने का है। अगर दुनिया ही नहीं होगी तो सुपर विलन्स कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में। तो तुम हमारा साथ इसलिए दोगे ताकि दुनिया को बचाने के लिए तुम सुपर विलेंस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सको। एक बात समझ लो, ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है पूरे मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा की। दुनिया पर राज कौन करेगा, ये दुनिया बचाने के बाद देखेंगे। मैंने ब्रह्मांड का हर कोना ब्रह्मांड रक्षक
फ्रीक्वेंसी से स्कैन किया है। ब्रह्मांड रक्षकों का अस्तित्व अब इस दुनिया में ही नहीं है। अगर उन तक ये खबर पहुंच गई कि उनके रक्षक नहीं हैं, तो उन्हें मारने के लिए कोई एस्टेरॉयड की जरूरत नहीं पड़ेगी। पृथ्वी के नीचे गर्भ गृह में मौजूद 7 खरब लोग से ब्रह्मांड रक्षकों की आस पर हर सांस ले रहे हैं। आप भूल रहे हैं प्रबोध कि ब्रह्मांड रक्षकों को भी 7 खरब लोगों को सुरक्षित गर्भगृह पहुंचाने के लिए विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों की सहायता लेनी पड़ेगी। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों का कार्यभार संभालेंगे। हमें सुपर विलेंस पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। मुझे विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों की शक्ति पर संदेह नहीं है, उनकी नेतृत्व क्षमता पर है। बिना नेतृत्व के शक्ति की कोई उपयोगिता नहीं होती। मैं प्रबोध के तर्क से सहमत हूँ। हम जिस साधारण एस्ट्रॉयड बेल्ट समझ रहे थे, वो कोई अनजानी डार्क पावर निकली, जिससे निपटने की कुव्वत रखने वाले एकमात्र ब्रह्मांड रक्षक ही थे, जो कि अब नहीं रहे। गर्भगृह में ऑक्सीजन व खाद्य आपूर्ति मात्र 3 दिन की है, जिसमें से आधा दिन बीत चुका है। अगर इस डार्क पावर का सोर्स और इसे खत्म करने का तरीका हमने समय रहते नहीं निकाला, तो वो वर्ल्ड पॉपुलेशन उनके हाथों खत्म होगी, इनके हाथों खत्म होगी, या गर्भगृह में घुट के। विकल्प एक ही है, विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों और सुपर विलेंस को एकजुट होकर काम करना होगा। इस प्रस्ताव को मानने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं। वाइज डिसीजन एंड टाइमली टेकन। प्रबोध ने ब्रह्मांड रक्षकों के दुनिया से गायब होते ही मुझसे संपर्क स्थापित किया था। हालांकि सीरन का संपर्क सूत्र केवल विशिष्ट अपराधियों की ही बात को ही ज्ञात है। प्रबोध को ये कैसे हासिल हुआ, ये मेरे लिए भी पहेली है। फिलहाल ये बहस का मुद्दा नहीं है सीरन। बेशक, तो प्रबोध की आवश्यकताओं के आधार पर मेरे नेटवर्क ने सुपर विलेंस की तलाश शुरू कर दी, जो कि आसान काम नहीं था। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जारी की गई चेतावनी के बाद ही ज्यादातर सुपर विलेंस अंडरग्राउंड हो गए। कुछ सुपर विलेंस देव वेश बदलकर वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ ही गर्भगृह में चले गए। कुछ धरती के ऊपर अपने हाइड आउट्स में ही रहे। इनमें से कितने जीव बचे हैं और कितने एस्ट्रॉयड अटैक में मारे गए, इनकी अभी हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर क्राइम न्यूज नेटवर्क ने 4 उत्कृष्ट श्रेणी से सुपर विलेंस को ढूंढ निकाला है, जो कि आपके कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। मिस किलर, नाग तंत्रिका नगीना, ग्रैंड मास्टर रोबो और वंडर वुमेन। इनके अलावा एक उत्कृष्ट सुपर विलेन को छानबीन के लिए महानगर और राजनगर के मध्य स्थित पुरातन नगरी भेज दिया गया है। हमें सिर्फ नागराज के अनुरोध हम सभी नागराज के अनुरोध पर यहाँ आए थे, परंतु अब तो खुद नागराज का ही कोई पता नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा अगला चरण क्या होगा, आप ही बताएं पंचनाग। बेहद विषम परिस्थितियां हैं, निर्णय ले पाना अत्यंत कठिन है। इसमें कठिनाई क्या है भ्राता सरफराज? हमारा कार्य मानवों को सुरक्षित गर्भगृह पहुंचाना था, जो कि हमने कर दिया। सिंहनाग सही कह रहा है सरफराज, हमारा दायित्व इच्छाधारी नाग जाति की ओर है। नागदीप सहित स्विचबर्ग के इच्छाधारी नागों को हमारे मित्र तक्षक राज ने अपनी भूमिगत बाबियों में पनाह तो दे दी है, परंतु हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि महादयाल लंगारा और कई अन्य नाग जातियों ने हमारा अनुरोध अस्वीकार कर दिया है। और हमारा दायित्व बनता है कि हम नाग बांधव होने के नाते उनकी सुध में। आप सबका क्या मत है नाग साथियों? हम सभी सिंहनाग और नागार्जुन से सहमत हैं। आप अपनों को बचाने का समय है। तो फिर ठीक है, कूच करते हैं। लगता है नागराज के नाग साथी कूच कर रहे हैं। अब यतियों को भी अपना प्रस्थान करना चाहिए। यतिराज जिंगालू, हमें भी ज्वाला लोक लौट जाना चाहिए। सामरी, देव योद्धा तो कब के लौट गए और अब धनंजय भी प्रस्थान कर चुका है। ठीक कहते हो तुम लोग, अब यह हमारा कोई कार्य शेष नहीं है। तुम सब जाना चाहते हो तो बेशक जा सकते हो, पर संकट अभी टला नहीं है। जब तक इस दानव का पक्ष नहीं स्पष्ट हो जाता, मैं कहीं नहीं जाने वाला। रुकना व्यर्थ है। योद्धा पाषाण राक्षसों के संकट को इस दानव ने टाल दिया, और इतनी देर तक इसका शांत रहना द्योतक है कि यह शत्रु नहीं है। इसका मित्र शत्रु स्थापित होना अभी बाकी है। उसके लिए अनंत काल तक तो बैठक की प्रतीक्षा नहीं हो सकती। लौट चलिए ध्रुव। नागराज समेत सभी ब्रह्मांड रक्षकों का शोक मनाने के अलावा अब कुछ नहीं बचा। शोक कमजोर मनाते हैं यतिराज। वीरों का धन प्रतिशोध लेना है और अपने धर्म का पालन
निंजा 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 किरनी किसी भी हाल में करेगा। विदा निंजा देव। प्रस्थान करो ज्वालोक वीरों। वो सभी शायद वापस लौट रहे हैं। ठीक ही है, मैं बेवजह कोई टकराव नहीं चाहता, क्योंकि मैं निर्णय ले चुका हूँ कि मेरा अगला कदम क्या होगा। धरती को बचाना है तो मानवों ने धरती के गर्भ में भूमि का निर्माण करने की जो भूल की है उसे सुधारना होगा। बम। मुझे भूमिगत निर्माण और उसमें आश्रित मानवों तक पहुंचना होगा। मुझे विश्वास था कि दैत्य, राक्षस और दानव पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, और तूने मेरे विश्वास का सत्य सिद्ध कर दिया। शक्ति खड़ग इसके शरीर से टकरा कर बिना इसे खरोच पहुंचा लौट आई है। इसका शरीर तो पाषाण से निर्मित है। कहीं ये भी इन्हें पाषाण राक्षसों में से एक तो नहीं? अरे इसने तो मुझे देखकर यूं अनदेखा कर दिया जैसे हाथी चींटी को देखकर अनदेखा कर देता है, और ये फिर गर्भगृह तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। इसे निंजा किरीगी की यौगिक शक्तियों से परिचित कराना होगा। प्रतीत होता है कि तुम मुझे शांति पूर्वक मेरा कार्य नहीं करने दोगे। गर्भगृह तबाह कर दुनिया में अशांति फैलाने का कार्य तुझे किसी के ऊपर नहीं करने देगा निंजा किरीगी। मैं जान चुका हूं कि तू भी इन्हीं पाषाण राक्षसों में से एक है। तुम्हारी जानकारी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले जाओ बाकियों की तरह और मुझे मेरा कार्य करने दो। असंभव। इस दानव को हल्के हल्के से प्रहार नहीं, मेरे कदम धरती से उखाड़ दिए। अब किरीगी का कहर इसके प्राण इसके शरीर से उखाड़ देगा। किरीगी का यौगिक रूप अंतरिक्ष के तारामंडल को भी विखंडित कर सकता है। तेरी बिसात ही क्या है दानव। उफ, जाने क्या ऊपर क्या हो रहा है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ब्रह्मांड रक्षक है ना। ऊपर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। पता नहीं ब्रह्मांड रक्षक इतनी बड़ी आपदा का सामना कर भी पाएंगे या नहीं। अगर नहीं कर पाए तो हम सबका क्या होगा? हम लोग तो भूखे प्यासे और दम घुटने से ही मर जाएंगे। हमारे रहते ऐसा नहीं होगा। कमांडो फोर्स का कार्य क्षेत्र मात्र राजनगर था, पर हमें पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन की सुरक्षा को कटिबद्ध हैं। क्योंकि अब हम हैं वर्ल्ड एलाइड रेस्क्यू यानी WAR। भोजन जलपूर्ति से लेकर आपकी जरूरत की हर सामग्री वार आपको उपलब्ध कराएगी। वार के कमांडोज गर्भगृह में प्रत्येक सेक्टर पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप ट्रेवलर के दोनों ओर लगे SOS उपकरणों पर वार को SOS कर सकते हैं। यह उपकरण हर 500 मीटर की दूरी पर पूरे गर्भगृह में लगाए गए हैं और इनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी वार हेडक्वार्टर से है। फिर वही कंपन। हम अधिक देर तक लोगों को आश्वस्त नहीं कर सकते। ब्रह्मांड दर्शकों से कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। प्रोबोट भी फिलहाल हमारे संपर्क में नहीं है। इसका मतलब गर्भगृह और उसमें मौजूद 7 खरब लोगों का क्राउड मैनेजमेंट फिलहाल हमें ही करना है। वार के सभी कमांडोज को इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। उधर लड़ाई चल रही है। बहुत हो चुका। मैं व्यर्थ की लड़ाई नहीं चाहता था, पर योगी अब तूने मेरे समक्ष कोई चारा नहीं छोड़ा है। यदि तेरी यही इच्छा है तो यही सही। तेरी यौगिक शक्तियां अद्भुत हैं, परंतु अडिग सर्वशक्तिमान है। इसने मेरा यौगिक रूप नष्ट करके मुझे तीव्र मानसिक आघात पहुंचाया है। मैं दोबारा अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। तेरा हश्र भी तेरे यौगिक रूप जैसा ही करेगा अडिग। सब शक्तिमान हूं मैं। बहुत दम है तुझे अपनी शक्ति पर दानव। सामरी की ज्वाला तेरे अस्तित्व भी तेरे दम के साथ जलाकर खाक कर देगी। हिम ज्योतियों के आदरणीय हैं निंजा देव,
गिरेगी। इन पर प्रहार कर अपनी शामत बुला ली है तूने दानव। जिंगालू, सामरी, तुम लोग तो अपनी सेनाओं के साथ लौट गए थे। मित्र को अकेले छोड़कर भला कैसे लौट जाते? हमने अपनी सेनाओं को वापस लौटने का आदेश दे दिया। कम से कम ये कार्य तो तुम दोनों ने बुद्धिमता से किया, अन्यथा अडिग पर तुम्हारी सेनाओं के वध का भी पाप चढ़ता। पाप की चिंता पापी को कब से सताने लगी दानव? अब भी वापस लौट आए पंचनाग। जो रणभूमि से युद्ध समाप्त किए बिना ही लौट जाए, वो कहाँ के रणबांकुरे। हमने भी इच्छाधारी नाग सेना को तक्षक राज के नेतृत्व में रवाना कर दिया। अब सर्पराज की भूमंडा इससे परलोक रवाना करेगी। आज तक किसी दानव का स्वाद नहीं चखा नागेती ने, आज तेरा स्वाद चखेगी। इसके पर्वत सरीखे शरीर को भी चीर देंगे सिंहनाग के पंजे। बेच डालेंगे नागार्जुन के तीर। नागदेव की दाढ़ी बंधन से नहीं आजाद हो सकेगा तू। विस्तृत ब्रह्मांड अशोकों की सम्मिलित शक्तियों को समझना और सामना करना तू नहीं कर पाएगा सामना। धड़ूम। अतः अंततः इस दानव को परास्त कर ही दिया विस्तृत ब्रह्मांड अशोक ने। पाषाण राक्षस भी जड़वत हो चुके हैं, शायद अब यह रण समाप्त हो गया है। तभी अचानक रण की इति हेतु प्राणाहुति आवश्यक है, जो कि तुम लोगों की को ही देनी होगी, क्योंकि सब शक्तिमान भीम का अडिग मृत्यु से परे है। और सारे के सारे लोग उड़ा दिए उसने, अडिग ने। यहां तो अडिग ही विजयी हो गया। द्वितीय अध्याय भाग 1 समाप्त। द्वितीय अध्याय मृत्यु से परे भाग 2 आरंभ। यह तो अविश्वसनीय घटना है, जिसने मेरे अति विकसित मस्तिष्क को भी चकरा कर रख दिया है। सूरज की जीवनदायी ऊर्जा एक बार फिर से मेरे शरीर और मस्तिष्क तक पूर्ण रूप से पहुंच रही है, जैसे हिमयुग से पूर्व पहुंचती थी। पर इस सदी के दूषित वायुमंडल में ये कैसे संभव है? अरे यह पौधे मैं इन्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकता। ये दुर्लभ पौधों की नस्ल तो धरती पर जीवन की उत्पत्ति यानी मेरी उत्पत्ति के साथ ही विकसित हुई थी। हिमयुग ने इस नस्ल को हमेशा के लिए मिटा दिया था। क्रियांग, क्रियांग, यह आवाज, इसे पहचानने की तो मैं हरगिज भूल नहीं कर सकता। यह आवाज तो डायनासोर की है, यानी मेरी सोच सही थी। मैं किसी तरह फिर से पृथ्वी की उत्पत्ति से के आरंभिक चरण में पहुंच गया हूँ। शुरू में मैं इस जगह को पहचान नहीं पाया था, पर अब मुझे याद आ गया है। ये वही जगह है जहाँ सूर्य की जीवनदायी किरणों ने मुझे एकल कोशिका वाले जीव से महामानव बना दिया था। शायद समय ने मुझे अपनी पिछली भूल को सुधारने का मौका दिया है। पिछली बार मुझे धरती पर उस उल्का पिंड के गिरने का एहसास देर से हुआ था, जिसने पृथ्वी के भूमंडल को अलग अलग महाद्वीपों में विखंडित कर दिया था और हिमयुग की शुरुआत हुई थी। यदि वो उल्का पृथ्वी से टकराएगी ही नहीं, तो ना तो हिमयुग आएगा, ना ही मानव जाति की उत्पत्ति होगी। अनंत युगों तक धरती पर होगा तो सिर्फ महामानव। समय बिल्कुल अनुकूल है तो उल्का पृथ्वी की ओर बढ़ रही है, पर इस बार मैं सावधान हूं। उसे अभी पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगेगा। उससे पहले ही मुझे इस ज्वालामुखी में पहुंचना है और उस चीज को हासिल करना है जो मुझे बनाएगी मृत्यु से परे। ये वो चीज